MPS 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याएं, पेपर 2019 जून, क्वेश्चन नंबर 4। शीत युद्ध के पश्चात विश्व की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। शीत युद्ध जो होता है मतलब बाहर से लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन सब एक दूसरे की बुरा सोच रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा करने की सोच रखते हैं, ठीक है, वो होता है शीत युद्ध। और जब ये शीत युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद विश्व की क्या क्या विशेषताएं थी, मतलब विश्व में क्या क्या परिवर्तन आ गए, वो बताना है। अब आंसर है, शीत युद्ध के बाद जो सबसे पहले जो प्रयास किया गया वो शांति के लिए प्रयास हुआ कि अब शांति हो हर जगह। कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना हेतु शीत युद्धोत्तर काल में महत्वपूर्ण प्रयास हुए। जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, शीत युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए कई प्रयास किए गए, कई कोशिशें की गई। विश्व शांति की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उनके विभिन्न सहायक संगठन तथा क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन तथा यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ये सभी देशों के नाम हैं, आदि तथा कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विशिष्ट संयुक्त आयोग विभिन्न देशों में आपसी मित्रता तथा सहयोग बढ़ाकर स्थायी शांति की स्थापना के लिए उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे थे। मतलब जो अलग अलग कंट्रीज थी, अलग अलग जो संघ थे, वो आपस में एक दूसरे की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ा रहे थे, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, एक दूसरे की सहायता करने का वचन दे रहे थे, प्रण ले रहे थे, ठीक है। तो ये भूमिका वो निभा रहे थे। लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन यथा, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन हुए जिनका नाम क्या क्या है, ग्रीन पीस, CND, END, गृह रक्षा समूह, वातावरण सुरक्षा संगठन आदि यह प्रयास कर रहे हैं कि मानवीय प्रयास को संभावित महान संकट से बचाने की दिशा में ले जाया जाए। मतलब जो मानवीय प्रयास, मतलब जो है हम अपनी शांति को बचाने के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए विश्व को शांति की ओर ले जाया जाए, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे से लड़ाई ना करें। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक एकता एवं सहयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा था। मतलब सब जगह पर सामाजिक एकता, मतलब समाज में हम किस तरह से रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सारी सोसाइटी वाले मिलजुल कर रहते हैं। आर्थिक मतलब एक दूसरे के काम में सहयोग दे, उसके काम को बढ़ाने में उसकी हेल्प करें। सांस्कृतिक, कल्चर, एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा था विश्व शांति के लिए। फिर है शीत युद्ध के अंत व निशस्त्रीकरण एवं नियंत्रण के पक्ष में नई जागृति आई है। जब शीत युद्ध का अंत हुआ तो उसके बारे में एक नई जागृति आई। इसे सॉल्ट, SALT, DNF, स्टार्ट, ये ग्रुप्स हैं, ठीक है, तथा रासायनिक हथियार निषेध संधि संपन्न हुई। बताइए, संधियों के नाम है सॉल्ट, DNF और स्टार्ट, ठीक है, सारा कैपिटल में लिखना है। अब विश्व के सभी देशों द्वारा लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण, विध्रुवीकरण तथा शस्त्रों की समाप्ति को स्वीकार किया जाना और शांति व सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में नया विश्वास एक महत्वपूर्ण कदम है। जब ये खत्म हुआ तो अब जब सारे विश्व के जितने भी देश थे सब लोकतंत्र, मतलब लोगों की सरकार होनी चाहिए। विकेंद्रीकरण मतलब शक्ति किसी एक इंसान के हाथ में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, शक्ति सारे सबके पास बराबर होनी चाहिए, उसको बांट देना चाहिए, वो होता है विकेंद्रीकरण, ठीक है। विध्रुवीकरण मतलब कोई भी शक्ति एक जगह इकट्ठा ना हो, उसका मतलब भी सेम ही है, मतलब कोई भी कंट्री इतनी ताकतवर ना हो कि वो दूसरों के ऊपर हक जमा सके। तथा शस्त्रों की समाप्ति, जितने भी शस्त्र हैं सबको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। और शांति सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी बनाई जाए, इसके लिए प्रयास किया गया, ठीक है। शांति आंदोलनों की बढ़ती हुई शक्ति, लोकप्रियता, आत्मनिर्भरता एवं विश्वसनीयता के प्रति बढ़ रही जागृति, मतलब उन लोगों के प्रति उनका जो विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय एकीकरण की प्रगति तथा सार्वभौमिकतावादी राष्ट्रवाद में नया विश्वास और युद्ध के विरुद्ध दृढ़ संकल्प आधुनिक विश्व का सकारात्मक विकास है। मतलब वो युद्ध के विरुद्ध उनका एक दृढ़ संकल्प है, जिससे कि एक नया विश्व बन रहा है, सकारात्मक, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, ठीक है। किंतु एकल ध्रुवीकरण मतलब एक ही जगह सारी शक्ति का इकट्ठा हो जाना। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उत्पन्न विवाद, अब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ विवाद उत्पन्न होता है। विकसित राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखने का प्रयास, अब जो डेवलप्ड कंट्री है वो सोचते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उसके ऊपर उनका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। महाशक्ति के रूप में अमेरिका की मनमानी, अब अमेरिका एक महाशक्ति है तो वो अपनी मनमानी कर रहा है।
परमाणु राष्ट्रों द्वारा परमाणु शस्त्रों को समाप्त ना करने की इच्छा, जिनके पास परमाणु शस्त्र हैं वो उसको खत्म नहीं करना चाहते, आदि ऐसे कारण हैं जो हमें विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए संघर्ष को दृढ़ बनाने की प्रेरणा देते। इसकी वजह से विश्व शांति अभी स्थापित नहीं हो सकती, उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। ठीक है, ये रीजंस हैं उसके। विश्व एक दोराहे पर खड़ा है। दोराहे मतलब दो रास्ते हैं, किधर जाएं। एक ओर तो ऐसी संभावनाएं मौजूद है कि अगर समझदारी और सद्भावना की नीति अपनाई जाए, समझदारी से सोचा जाए तो पृथ्वी में शांति की स्थापना होगी एवं भूख और गरीबी को स्थायी तौर पर दूर किया जा सकता है। भूख और गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और दूसरी ओर यह संभावना भी बनी है कि न केवल गरीबी और अभाव और बढ़ते जाएंगे, बल्कि साथ ही परमाणु युद्ध और पर्यावरणीय विनाश के कारण पृथ्वी पर हर तरह के जीवन संकट में पड़ सकता है। और दूसरी ये है कि अगर ये महाशक्तियाँ अपनी मनमानी करेंगी तो इससे परमाणु युद्ध हो सकते हैं, जिससे सारी पृथ्वी का विनाश हो सकता है। यह तय करने में उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका निश्चय ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है तो उसका जो रोल है वो इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करता है। लगभग सभी देश जिसके सदस्य हैं जो राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य जैसे सभी विषयों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा ही संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके सारी कंट्री जिसकी मेंबर्स हैं। ठीक है, जो विश्व की शांति के लिए महत्वपूर्ण रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। राजनीतिक मुद्दों से अलग पर्यावरण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, पर्यावरण कार्यक्रम के तहत ओजोन परत की रक्षा के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक खतरनाक रसायन को समाप्त करने से जुड़े समझौते या विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का चेचक एवं विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन तथा बच्चों से संबंधित अनेक समस्याओं पर यूनिसेफ की भूमिका इस संदर्भ में देखी जा सकती है। ठीक है, मतलब ये जो संस्था है इन्होंने कई कदम उठाए हैं। मतलब उन्होंने एक जो खतरनाक रसायन था उसको समाप्त करने, क्लोरोफ्लोरो, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने रूल बनाए। ठीक है, और WHO ने बीमारियों को ख़त्म करने के लिए अनेक प्रयास किए। ठीक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ महाशक्तियों के प्रभाव में स्वतंत्र दृष्टिकोण नहीं अपनाता। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जहाँ महाशक्ति आ जाती है तो उनका नज़रिया बदल जाता है। जितनी उससे अपेक्षा है कि अतः ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है जो संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर विश्व को विभिन्न संगठनों से बचाने के लिए कार्य करे। मतलब वो किसी एक कंट्री के इशारे पे काम ना करे, सबकी भलाई के लिए काम करे। हमें ऐसे संगठन की ज़रूरत है। और उसके सभी सहायक संगठन बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से शांति की समस्या पर नियंत्रण स्थापित करे तथा शिक्षा द्वारा लोगों में शांति की भावनाएं प्रेरित करे। लोगों को शिक्षित करे कि हमें शांतिपूर्ण ढंग से रहना है, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है। फिर इसके बाद ये तो था शांति के लिए प्रयास। इसके बाद है विकास की गतिविधियां, डेवलपमेंट के लिए किया। तो शांति के लिए प्रयास किए गए जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो शांति के लिए प्रयास हुआ। अब इसके बाद है विकास की गतिविधियां, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया गया। शीत युद्ध का अंत नई विश्व राजनीति के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। एक नई राजनीति बनने जा रही थी, उसका डेवलपमेंट होने जा रहा था, उसका एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कदम है। नई विश्व व्यवस्था का प्रारंभ सन 1990 के पश्चात हुआ, 1990 के बाद हुआ, जिसे अमेरिका द्वारा घोषित किया गया। किसने किया? अमेरिका ने। सोवियत गुट के अवसान के पश्चात, जब सोवियत अवसान मतलब खत्म होने के पश्चात एवं खाड़ी युद्ध में अमेरिका के वर्चस्व के बाद, जब खाड़ी युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका जीत गया, उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। उस वर्चस्व के बाद अमेरिकी नियंत्रण स्थापित होने लगा। अब हर जगह अमेरिका का नियंत्रण होने लगा। नई व्यवस्था में वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के माध्यम से संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास हुआ। मतलब भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उसका एक प्रयास किया गया। आर्थिक क्षेत्र में लगी हुई सीमाएं समाप्त करके व्यापार में खुलापन, विदेशी पूंजी के प्रति उदारता, भौगोलिक दूरियों को समाप्त करके विश्व सिमट कर छोटा हो गया। मतलब अब क्या हुआ, जब भूमंडलीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो पूरा संसार सिमट गया और एक दूसरे के वो पास आ गए। मतलब किसी भी टाइम कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात हुआ। मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई क्रांति आई, चेंजेस आए काफ़ी सारे। इसके फलस्वरूप दूरसंचार उपग्रह, सैटेलाइट्स, दूरसंचार उपग्रह मतलब सैटेलाइट्स, टेलीविजन्स, इंटरनेट आदि
मल्टीमीडिया के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। जब मल्टीमीडिया वगैरह सब आ गए तो उससे काफ़ी सारे चेंजेस हुए, जिसमें कंप्यूटर की भूमिका जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। कंप्यूटर के माध्यम से एक ही स्थान पर रहकर हम समस्त विश्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल के द्वारा न केवल बात की जा सकती है वरन संदेशों का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। संचार क्रांति ने वाणिज्य मतलब व्यापार, उद्योग, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व कूटनीति आदि की कार्य प्रणाली में बदलाव लाकर विश्व के प्रत्येक राष्ट्र को एक दूसरे के नज़दीक खड़ा कर दिया। मतलब सभी राष्ट्र एक दूसरे के पास है। अब अगर पता चल जाता है पाकिस्तान कोई हरकत कर रहा है, हमें मिनटों में पता चल सकता है वो उसने ये हरकत की है, ठीक है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस प्रकार भौगोलिक दूरी के बेमानी होने से कोई भी राष्ट्र अपना नुकसान करके ही शेष विश्व से अलग रख सकता है। अगर वो भौगोलिक दूरी बनाएगा, ग्लोबलाइजेशन से अलग होगा, दूसरों से अलग होगा, तो सिर्फ अपना ही नुकसान करेगा। अगर हम पाकिस्तान से भी अलग हो जाएंगे तो हमारे पास चीनी नहीं आएगी, चीनी पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ है, क्योंकि सब एक दूसरे पर डिपेंड हो चुके हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगर कोई भी कंट्री एक दूसरे से कट होती है, जैसे बीच में पिछली बार जब वायरस आया था तो चीन को उन्होंने बंद कर दिया था, चीन का कोई सामान नहीं लेंगे, तो उससे क्या हुआ, यहाँ के व्यापारियों को नुकसान हुआ, यहाँ के जो काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं उनको लॉस हुआ, तो अपना ही नुकसान किया। उनका नुकसान करने की, उनका तो हुआ जो हुआ, लेकिन अपना ज़्यादा नुकसान किया। फलतः आज संसार के विभिन्न देशों में बिना किसी अवरोध के विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान संभव बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मतलब कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, वस्तु का किसी भी कंट्री से आदान प्रदान होता रहेगा। और व्यापार के अवरोधों को कम किया जा रहा है, मतलब जो व्यापार के बीच में जो भी अवरोध, जो रुकावटें आती हैं, उनको खत्म किया जा रहा है। साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिकी के निर्बाध प्रवाह को संभव बनाने के लिए, आधुनिक प्रौद्योगिकी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी भी एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाए, उसके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा रहा है। आज इस तथ्य को सभी स्वीकार करते हैं, इस सच को सभी मानते हैं कि केवल टिकाऊ विकास ही विश्व शांति, सुरक्षा एवं विकास का स्थायी आधार बन सकता है। मतलब अगर डेवलपमेंट होगी तभी विश्व में शांति रहेगी, तभी सुरक्षा रहेगी, ठीक है। जो अगर कोई इंसान सेटिस्फाइड नहीं होगा वही लड़ता है, इंसान वही लड़ता है जो सेटिस्फाइड नहीं होता। जो डेवलप्ड हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, वो कभी लड़ाई नहीं करेगा। और ऐसा विकास ही दृढ़ एवं स्थिर विश्व शांति व सुरक्षा को सुनिश्चित बना सकता है। इसका संबंध मानवता से संबंधित सभी पहलुओं से है। मानवता मतलब इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए, यानी कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, शांति, सुरक्षा, गरीबी तथा वातावरण। यह मान्यता है कि गरीबी और अशिक्षा दूर करके ही सामाजिक आर्थिक विकास एवं हिंसा व युद्ध के अवसरों को सीमित कर सकता है। अगर सभी लोग शिक्षित होंगे, सभी लोग गरीब नहीं होंगे, तो वो शांति से सोचेंगे, वो लड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। कोई भी इंसान क्रिमिनल तब बनता है जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, ठीक है। 1992 के रियो घोषणा के सिद्धांत में लिखा गया है कि शांति, विकास और वातावरण की सुरक्षा में अभिन्न संबंध है। मतलब शांति, विकास और वातावरण की सुरक्षा ये इंटर रिलेटेड है। शांति होगी तभी हम डेवलप कर सकते हैं, और डेवलप्ड होंगे तभी शांति रह सकती है, ठीक है। अगर एक भी चीज़ नहीं होगी तो तीनों चीज़ें खराब हो जाएंगी। इस प्रकार अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मात्र विकास के स्थान पर टिकाऊ विकास की धारणा को स्वीकार करता है। अब सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, टिकाऊ डेवलपमेंट चाहिए हमें, ठीक है, उसको स्वीकार करता है। और इसीलिए समय समय पर विश्व के भिन्न भिन्न स्थानों पर पर्यावरण या सामाजिक विकास आदि के मसले पर सम्मेलन आयोजित विश्व जनमत को जागरूक बनाने का प्रयास करता है। अलग अलग सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों को एक दूसरे के आसपास लाया जा सके, लोगों को एक दूसरे से मिलाया जा सके, ताकि सम्मेलन के सहमति पत्र को गतिशीलता प्रदान की जा सके और भूमंडलीकरण के प्रयासों के आधार पर विकसित और विकासशील देशों के मध्य खाई को कम किया जा सके। मतलब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके बीच की जो खाई है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, उसको खत्म किया जा सके, उसको कम किया जा सके। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा भी विकास की प्रक्रिया को एक गति मिली है, ठीक है। इससे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को एक सुसंगठित कानूनी सुरक्षा प्राप्त हुई है। विश्व के व्यापारिक संगठनों को इसके माध्यम से एक नया मंच प्राप्त हुआ है। जो भी व्यापारिक संगठन को एक नया मंच प्राप्त हुआ है, बहुपक्षीय व्यापार समझौता एवं संबंधित कानूनी उपकरण विश्व व्यापार संगठन का एक अंग है और इसका प्रत्येक सदस्य इसे मानने के लिए बाध्य होता है। मतलब जो संगठन है उसकी जो रूल्स रेगुलेशन है हर मेंबर को मानने ही होंगे। तो ये एक विकास की ओर कदम है।